हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 11 नवंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है एनपीसीआई ने पैक्ट साइन किया है बहरीन की फिनटेक कंपनी के साथ। इस आर्टिकल में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि एनपीसीआई है क्या। यह आपको मैं थोड़े दिन पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन आज फिर से रिपीट करवाऊंगा एनपीसीआई क्या है। फिर एनपीसीआई की कौन कौन सी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या कह सकते हो कौन कौन से पेरेंट स्कीम्स जो है एनपीसीआई ने लॉन्च कर रखी, जैसे यूपीआई सुनोगे, रुपे सुनोगे, आप फास्टैग सुनोगे। एक बार आपको मैं ओवरव्यू प्रोवाइड करूंगा। फिर इससे कनेक्टेड इसी बार 25 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और कई क्वेश्चन एनपीसीआई के ऊपर आ चुके हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इंडिया में लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप अगर कोई है तो वो है वुमेन। अब यहाँ पे बात हो रही थी 106th अमेंडमेंट एक्ट, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहते हैं। मैं यहाँ पे उसका ओवरव्यू प्रोवाइड करूंगा और उसी से कनेक्टेड जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, यहाँ बेसिकली नोबेल प्राइज के ऊपर बात हुई है जो इकोनॉमिक्स सेक्शन में मिला था। तो वहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कुछ चीज़ों के ऊपर एक प्रॉपर ओवरव्यू प्रोवाइड कर रखा है कि नॉलेज किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करती है। बेसिकली यहाँ पे बात करूंगा मैं इनोवेशन के ऊपर, कि इनोवेशन लाने के लिए कैसे नॉलेज की ज़रूरत होती है और कैसे किसी देश का विकास होता है। उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज़ हुई हैं, मैं उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और फिर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन केयर इकोनॉमी एंड मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। आपके पास एक अच्छा खासा ओवरव्यू प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात होगी। तो ये चीज़ आप इस सेकेंड आर्टिकल में भी ले पाओगे, सेकेंड आर्टिकल के पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन में डाल पाएंगे। साथ ही साथ ये जो आपका थर्ड आर्टिकल है, इस आर्टिकल के पॉइंट्स का इस्तेमाल कर भी आप यहाँ पे डाल पाएंगे। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा केयर इकोनॉमी क्या होती है, मोनेटाइज्ड इकोनॉमी क्या होती है। जनरली आपने क्या सुना है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सुना है, सोशलिस्ट सुना है, मिक्स सुना है, बट यहाँ पे आपको मैं केयर और मोनेटाइज के बारे में एक ओवरव्यू प्रोवाइड करूंगा। फिर हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है पर्सनैलिटी राइट के ऊपर हाई कोर्ट ने क्या कहा है, कि भैया किस तरीके से जो मिसयूज हो रहा है उसके अगेंस्ट क्या कहा है हाई कोर्ट ने, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। यहाँ बेसिकली जया बच्चन के ऊपर बात हुई है, इस वजह से आर्टिकल लिया गया है। थोड़े दिन पहले अमिताभ बच्चन थे, फिर अनिल कपूर थे, वो सारे आर्टिकल मैंने लिए थे, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली बात हो रही है किस चीज़ के ऊपर, कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी राइट, मतलब आर्टिकल 21 का कहीं ना कहीं हिस्सा इसमें आ रहा है। तो इस वजह से ये ज़रूरी हो जाता है। इस पूरे आर्टिकल की पीडीएफ आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। ठीक है। तो जो पहला आर्टिकल है वो क्या कहता है, वो एनपीसीआई ने एक पैक्ट साइन किया है, या कह सकते हो पार्टनिंग कर रखी है बहरीन की एक फिनटेक कंपनी जिसका नाम क्या है, बेनिफिट है। किस लिए कर रखा है, जिससे रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस की जा सके, मतलब इंडिया से बहरीन में पैसा भेजा जा सके और वहां से यहाँ पैसा भेजा सके। तो ये एक कारण है जिस वजह से पार्टनरशिप हुई है। अभी जो लिंकेजेस है, ये जो लिंक हुआ है दोनों के बीच, तो इसमें क्या होगा, इंडिया का यूपीआई जो है वो कहीं ना कहीं किसके साथ लिंकअप होगा, बहरीन का खुद का जो वहाँ का यूपीआई कह सकते हो। अब जैसे इंडिया का यूपीआई है तो वहाँ पे कुछ और होगा ना, तो इससे क्या होगा, इंस्टेंट और सिक्योर मनी ट्रांसफर होगा। अब ये जो कोलैबोरेशन है ये गाइड की जा रही किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा और वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, जिससे क्या क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की कनेक्टिविटी अच्छी हो सके। अब ये चीज़ क्या दिखा रही है, अगर इसको आप थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन में समझोगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे जीएस पेपर 2 का इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में हम लोग एक कोऑपरेशन इस तरीके से कर रहे हैं जिससे हमारा एक्सचेंज मनी ट्रांसफर ईज हो। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। चलो, बट अभी पॉइंट किसके ऊपर है, एनपीसीआई के ऊपर बात करते हैं। बेसिकली ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। अब अम्ब्रेला कैसा होता है, आप नोटिस करो, ऐसे तो अम्ब्रेला लिखता है, ठीक है, अम्ब्रेला के अलग 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 हिस्से होते हैं। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में डिजिटल पेमेंट के लिए जनरली लाई गई थी 2008 में। अब यहाँ पे ये प्रमोट किसके द्वारा किया गया था, आरबीआई के द्वारा और आईबीए। आईबीए का मतलब आप एक बार नेट पे देखोगे आपको दिख जाएगा, बैंक एसोसिएशन से आपको दिखेगा। अब यहाँ पे क्या है, जो
एनपीसीआई है ये ऑपरेट करता है यूपीआई को, रुपे को, आईएमपीएस को, भीम को, फिर जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आप देख रहे हो जो कि गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर किए जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एनपीसीआई का एक बहुत बड़ा रोल आपको दिखेगा। तो कहीं ना कहीं इनका मेन उद्देश्य क्या है अगर पूछा जाए तो इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन करना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। अब बात करते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का मतलब क्या होता है। 2016 में एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था, क्यों लॉन्च किया गया था, जिससे रियल टाइम बेसिस पे 24/7 मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम किया जा सके। आप इमेजिन करो, मान लो आप ए हो और दूसरा आपका दोस्त बी है, आपको पहले पैसा भेजना होता था, आपका अकाउंट एसबीआई में है, उसका अकाउंट मान लेते हैं बीओबी में है, तो आप लोग क्या करते थे, एसबीआई जाओगे, अकाउंट नंबर लेके जाओगे, आईएफएससी लेके जाओगे, तो पैसे यहाँ पे भेजोगे। तो यूपीआई ने बेसिकली क्या किया, यूपीआई ऐसा ऐसे सॉफ्टवेयर बन गया, तो ए से बोला आपसे कि भैया आप आओ एसबीआई का जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है उससे यहाँ पे सब कुछ डेटा स्टोर कर दो, तो आपका जो कुछ भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे स्टोर हो गई। फिर इन्होंने क्या कहा, बी से बोला भैया आप आओ और आप आकर के अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर दो, तो एक ही यूपीआई के प्लेटफॉर्म पे दोनों लोगों ने अपनी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी है। अब ये जो स्टोर हो रखा है इससे होगा क्या, इससे आपको सिंपल क्या करना है, आपका एक यूनिक फ़ोन होगा, आप उस फ़ोन में रजिस्टर करोगे, आपके पास एक जो बोलते हैं ना एक सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट जो होना चाहिए यूपीआई यूज़ करने के लिए, वो क्या है, आपके पास फ़ोन होना चाहिए और फ़ोन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पड़ा होना चाहिए, तभी आप यूज़ कर पाओगे। तो जैसे ही आप डालोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पिन डालोगे, तो जब पिन डालोगे इससे क्या होगा, आप पिन से डायरेक्टली लाइव पैसा भेज सकते हो तुरंत का तुरंत 24/7। इसीलिए यहाँ पे आप नोटिस करोगे 1 लाख से ज़्यादा आप नहीं भेज पाते हो। पर जनरली हुआ क्या, ये कहीं ना कहीं पेमेंट ट्रांसफर को बहुत ज़्यादा ईज कर दिया। किसने ईज कर दिया, यूपीआई ने। तो यूपीआई क्या है, यूपीआई में ऐसा नहीं कि केवल आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, बी को भी होना पड़ेगा। अगर बी ने अपनी बैंकिंग इंफॉर्मेशन अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ यहाँ यूपीआई के सॉफ्टवेयर पे स्टोर नहीं की तो कहीं ना कहीं वो पेमेंट नहीं कर पाओगे। इसीलिए बोलते हैं ना यूपीआई पे वो इंसान नहीं है। दैट मीन्स यूपीआई का जो सॉफ्टवेयर है, जो उसका दिमाग है, उसके पास है ही नहीं बैंकिंग इंफॉर्मेशन। तो यूपीआई क्या करता है, कहीं ना कहीं सबको एक जहां पे इंटीग्रेट करने का काम करता है। तो ये क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं इसको। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग बैंक अकाउंट जो होते हैं लिंक हो जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कितने फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ये भी पता होना चाहिए। आप जनरली क्या देखते हो, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। 1 फैक्टर क्या होता है, मतलब सिंपल, आप अगर नोटिस करते हो कि सोशल मीडिया में जो भी होता है, आप लोग का फेसबुक देखोगे, इंस्टाग्राम देखोगे, वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ पासवर्ड डालो आप डायरेक्टली ओपन कर लोगे, तो 1 फैक्टर हो गया। 2 फैक्टर में क्या होगा, आपको पासवर्ड डालना है, फिर ओटीपी भी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप यूपीआई देख रहे हो ये क्या है, यहाँ पे आपको पिन भी तो डालना है ना, तो ऑब्वियसली बात है 2 फैक्टर हो गया। 3 फैक्टर में क्या है, 3 फैक्टर में आपको अपना बायोमेट्रिक भी डालना होगा। मतलब क्या है, आपको पासवर्ड डालना है, आपको ओटीपी डालना है, फिर आपको अपना क्या डालना है, थंबप्रिंट डालना है। 4 फैक्टर में क्या होता है, यहाँ पे आपकी लोकेशन मैटर करेगी, आप किस लोकेशन से एक्सेस ले रहे हो वो भी डिसाइड होगा। तो अगर किसी लोकेशन में आपको कोई पर्टिकुलर एक्सेस दिया गया है तो वहीं पे आपको ये 3 स्टेप तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, मतलब थंब दो, उसके बाद पासवर्ड डालो, ओटीपी डालो, फिर आप यहाँ पे आपकी लोकेशन के हिसाब से वो चीज़ मैच होकर आपको मिल जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपका यूटीएस ऐप होता है वहाँ पे क्या होगा, आपको रेलवे स्टेशन के पास जनरली पास रहना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरीका है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताई है मैंने। अब यूपीआई भी हो गया, एनपीसीआई भी हो गया, और जो मैंने आपको समझाया कैसे 1 2 3 4 फैक्टर काम करता है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी वो चीज़ें समझा दी हैं, वही सारी चीज़ें कैसे काम करेगा। अब देखो 25 का क्वेश्चन, यूपीआई क्या देखिए, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, बांग्लादेश, एज इट इज क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं पूछे आपके सामने, खुद देखिए। फिर देखिए एनपीसीआई किस लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, बिल्कुल। एनपीसीआई हैज लॉन्च रुपे अ कार्ड पेमेंट स्कीम, क्या नहीं किया है, मैं आपसे पूछता हूँ, ऑब्वियसली किया है यहाँ पे। फिर आप देखो यहाँ पे 2017 का क्वेश्चन कि भैया क्या कॉन्सिक्वेंस होगा अगर यूपीआई को हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। मोस्ट लाइकली, हमेशा कभी भी किसी क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं बेटा तो हमेशा ध्यान रखिए वहाँ पे डायरेक्टिव वर्ड क्या है, मोस्ट लाइकली। श्योरली नहीं कह रहे हैं, मतलब मोस्ट लाइकली हो सकता है कॉन्सिक्वेंस अगर यूपीआई को हम यूज करेंगे। तो यूपीआई का एक फीचर क्या है, 24/7 लाइव पैसा भेज सकते हो, तुरंत यहां से वहां पैसा जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, आप सोच के देखो, मोबाइल वॉलेट की अब जरूरत नहीं होगी ऑनलाइन पेमेंट के लिए,
है कि नहीं? सोच के देखो, पहले क्या होता था, मोबाइल वॉलेट होता था। आप अपने बैंक अकाउंट से, मान लो पहले पेटीएम है, तो पेटीएम के वॉलेट में पैसा डालोगे और वहां से फिर भेजा जाता था। तो वॉलेट की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप अब अपना यूपीआई का इस्तेमाल करके 24/7 लाइव भेज सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज द राइट वन। फिर देखो 2018 का सवाल, कौन पूरे एटीएम को लिंक करता है? ऑब्वियस सी बात है, एनपीसीआई लिंक करता है। ये तो अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। देख रहे 4 से 5 क्वेश्चन आपको एज इट इज दिखे। फिर एक क्वेश्चन आया, ये क्या लिखा है, चिप पिन डेबिट कार्ड 4 फैक्टर के ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं क्या? आप सोच के देखो, आपका जो डेबिट कार्ड है, क्या वहां पे आपकी लोकेशन मैटर करेगी? क्या आप अपना थंबप्रिंट देते हो वहां पे? नहीं, वो 2 फैक्टर पे काम करता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। तो 1 इज द राइट वन। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ की फैक्ट्स हैं जो अपनी मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे जो मॉकिर, फिलिप एग्लियन और जो आपका पीटर हॉविट थे, इनको क्या मिला है, इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। और किस चीज के लिए मिला है? क्योंकि इन्होंने स्टडी की है टेक चेंज और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। बेसिकली देखा गया है किस तरीके से नॉलेज या पर्टिकुलर देखा जाए इनोवेशन, वो किस तरीके से क्रिएट करता है डिस्ट्रक्शन या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ। यही चीज यहां पे लिखी है कि टेक चेंज होने से किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो उन्होंने वही सेम चीज रखी है यहाँ पे, हिस्ट्री एंड नॉलेज। और ये चीज फोकस करने का कारण क्या है, मतलब पहले अतीत को देखा गया, अतीत में कैसे नॉलेज एक्वायर होती थी और एक्वायर करने के बाद उस नॉलेज का इस्तेमाल कैसे किया जाता था, उसको पढ़ करके आज के एक सिनेरियो के ऊपर एक प्रॉपर प्रपोजिशन दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है, हाउ नॉलेज ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पर्टिकुलर नॉलेज 2 टाइप की होती है, एक होती है प्रोपोजिशनल नॉलेज। ये क्या होती है, बेसिकली साइंटिफिक फैक्ट्स और प्रिंसिपल होते हैं जो आप किताबों से देख के पढ़ लेते हो, जो कोई आपको बताता है। ठीक है, वो सब क्या है, प्रोपोजिशनल नॉलेज है। फिर होता है प्रेस्क्रिप्टिव नॉलेज। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका सिंपल जो आपके पास प्रोपोजिशनल नॉलेज है, साइंटिफिक फैक्ट, जैसे आपको बोल दिया भैया C+O2 CO2 है, या कोई भी साइंटिफिक चीज प्रिंसिपल बोल दिया गया, जब उसका प्रैक्टिकल करोगे, ठीक है, ये सारी क्या यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें हो रही हैं, आप यहाँ पे ये देखोगे कि जो आपको बताया गया है उसको एक्चुअली में इन रियलिटी कैसे करो। तो ये आपका नॉलेज का दूसरा हिस्सा होता है। तो आपसे पूछा जाए भैया ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है, तो ज्यादा इफेक्टिव आपका प्रेस्क्रिप्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे आप काम करते हो प्रैक्टिकलिटी के ऊपर। जरूरी नहीं है कि भैया जो आपका गाड़ी का मैकेनिक होगा उसके पास बहुत बड़ा एजुकेशन होगा, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि भैया उसके पास एक बहुत बड़े इंजीनियर से भी ज्यादा नॉलेज हो, क्योंकि उसके पास भी उतना ही एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं भैया सोसाइटी, जो कह रहे हैं नॉलेज कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करती है, सवाल ये है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो ग्रोथ है, जब सोसाइटी में नॉलेज को केवल एक जहां रोका नहीं जाएगा, अगर नॉलेज को और ज़्यादा स्प्रेड किया जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं बाकी लोगों को भी पता चलेगा और उससे ग्रोथ होगी। और कैसे होगी, क्योंकि जब नॉलेज पता लगेगी तो टेक होगा, प्रोडक्शन होगा, इनोवेशन होगा, और वही जो नॉलेज स्प्रेड की गई है उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाएगी। वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है शेयरिंग एंड एक्सेस के ऊपर, कि भैया अगर नॉलेज को, बुद्धि को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा केवल कुछ लोगों तक, तो इनोवेशन नहीं हो पाएगा, और जो इनोवेशन नहीं हो पाएगा तो फ्री फ्लो ऑफ आइडिया जो बात होती है वो नहीं हो पाएगा, कोलैबोरेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो ये चीज़ इसीलिए कहा जाता है कि भैया जो इफेक्ट ऑफ नॉलेज होता है वो बहुत ही मल्टीप्लाई होता है, मतलब मल्टीप्लाइड फॉर्म में काम करता है। अगर आपने एक को एक नॉलेज दे रखी है तो वो एक को जाके जब 2 लोग को बताएगा तो 2 4 को बताएंगे, 4 8 को बताएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, ये चीज शो करती है कि भैया आपको किस तरीके से नॉलेज का स्प्रेड करना है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल लिया गया था, उसमें मेन पर्पस क्या था कि किस तरीके से हम लोग ग्रोथ को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं नॉलेज का इस्तेमाल करके। वो कैसे करेंगे, नॉलेज को जब ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करेंगे। यहीं पे किसकी बात की, मॉडर्न टूल के बारे में बात की गई, उससे भी ग्रोथ बूस्ट हो सकती है। लेकिन अगर जो वर्कर्स हैं उन्होंने टेक्निक्स ही लर्न नहीं की हैं, तो जो बेनिफिट्स होगा इस टूल का या फिर इस ऑटोमेशन का, टेक का, वो बहुत ही लिमिटेड लोगों तक होगा। तो इस आर्टिकल में मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि भैया नॉलेज को एक जहां रोकना नहीं चाहिए, उसको स्प्रेड होने देना चाहिए। अगर नॉलेज या फिर बुद्धि स्प्रेड होगी तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी उसी के प्रोपोर्शन में होगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, ये बेसिकली बात कर रहा है कि एक केस की सुनवाई हो रही थी।
पर्टिकुलरली। अब उस केस की सुनवाई में क्या था, एक पिटीशन डाली गई जहां पे कहा गया जो 106th अमेंडमेंट एक्ट जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहते हैं, उन्होंने कहा भैया ये जो आपका 33% रिजर्वेशन है वुमेन के लिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत कम है, मतलब जो भी पिटीशन डाली गई बेसिकली। तो उसी को ऑब्जर्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वुमेन सबसे लार्जेस्ट माइनॉरिटी है इंडिया में, ये चीज़ कही है। और कहा है कि जो उनका रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइनिंग है पार्लियामेंट में। तो पिटीशन इस बात के लिए डाली गई कि भाई साहब इसमें बहुत कम रखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी की उस पॉइंट पे कहा है कि अपने कुछ रिमार्क दिए कि पॉलिटिकल जस्टिस अगर वुमेन के लिए चाहिए तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, वो पॉलिटिकल जस्टिस उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी सामाजिक और आपका इकोनॉमिक या आर्थिक न्याय है। क्योंकि पॉलिटिकल जस्टिस अगर होगा दैट मीन्स वुमेन को उनका हक मिलेगा पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, राजनीतिक स्तर पे अगर वुमेन को या महिला को उसका हक मिलेगा तो सामाजिक और आर्थिक स्तर पे भी कहीं ना कहीं उनको फायदा ही होगा। तो जो आर्टिकल 15 अब बात करता है, आपको पता है डिस्क्रिमिनेशन वाला एस्पेक्ट, तो वो अफर्मेटिव एक्शन के बारे में भी कहीं ना कहीं अलाउ करता है। वुमेन के बारे में कहा कि भैया 48.44% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर वुमेन, बट अभी भी वो अंडर प्रेजेंटेड है। तो यहाँ पे क्या चीज़ कही गई है, जो कोटा है किसका, जो आपका 106 अमेंडमेंट वाला है, ये नेक्स्ट सेंसस में अप्लाई होगा। तो इसीलिए कहा गया कि जो रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन को, ये 15 साल के लिए है इनिशियली। और यहाँ पे वही सेम चीज़ रखी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो आपकी नागरत्ना जस्टिस है, कहाँ की, सुप्रीम कोर्ट की जज, उन्होंने ये चीज़ कही है कि भैया ये इंडिया की लार्जेस्ट माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, तो ज़रूरी हो जाता है कि इनके लिए अफर्मेटिव एक्शन भी लिए जाए और इनका पॉलिटिकल जस्टिस भी इंश्योर किया जाए। ठीक है, अब ये बेसिक आर्टिकल था, इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स है। जैसे क्या था, जैसे आप अगर नोटिस करोगे क्या लिखा है, ये 106th अमेंडमेंट लिखा है, नहीं लिखा है यहाँ पे। अब उसी के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे 33% रिजर्वेशन वुमेन को दिया गया है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में। सिग्निफिकेंस क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस देने के बारे में बात करता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो जो पॉपुलेशन बेसिस है, तो वुमेन का 48.44% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो अभी भी अंडर प्रेजेंटेड है। तो इसका जो आपका इम्प्लीमेंटेशन है इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का, ये अगले सेंसस जब हो जाएगा और डीलिमिटेशन के बाद सीट्स रिजर्व की जाएंगी महिलाओं के लिए, तो ये 15 साल तक इनिशियली होगा। तो अभी जो आपकी लोकसभा है 18th लोकसभा, क्या उसमें अप्लाई होगा? नहीं, ये नेक्स्ट वाले में अप्लाई होगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया, 24 में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोविजन 18वीं लोकसभा में आएगा? नहीं, 18वीं लोकसभा में नहीं आएगा। तो यहां से आप 111 अलग कर दोगे, आप आसानी से पहुंच जाओगे। बट अगेन एलिमिनेशन नहीं लगाना, एक बार पढ़ लो। दिस विल बी इन फोर्स 15 years आफ्टर बिकमिंग एड। क्या सही है? यस। द प्रोविजन आर फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC वुमेन विद इन द कोटा रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। क्या सही है? यस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट एक केस को सुन रहा था जहां पे जया बच्चन के पर्सनैलिटी राइट के बारे में बात हुई थी। तो उनका कहना है कि भैया जो मेरे अधिकार हैं, जो AI है, सोशल मीडिया है, वो मेरे जो इमेज का मिसयूज कर रहा है। ठीक है, मेरी इमेज को कहीं ना कहीं टैंपरिंग हो रही है और उसका इस्तेमाल वेबसाइट्स में, मर्चेंटाइज में और एडवर्टीजमेंट में किया जा रहा है। तो उनका मेन इशू क्या है, उनका मेन इशू ये है कि बिना उनकी इजाज़त के हो रहा है, और जब ये हो रहा है तो उसमें AI जनरेटेड वीडियोस, कमर्शियल प्रोडक्ट भी हैं। तो कोर्ट ने ये चीज़ कही है कि भाई साहब अब जो कोई भी, मतलब बेसिकली इनके फेवर में डिसीजन दिया गया है कि भैया जया बच्चन के कोई भी, मतलब कोई भी आप कह सकते हो बिजनेस है या फिर कोई भी दूसरा इंसान AI रिलेटेड चीज़ें या फिर इनसे कनेक्टेड चीज़ों को बिना इनके अधिकार या फिर बिना इनकी इजाज़त के इस्तेमाल नहीं कर सकता है। एक्सेप्शन में क्या डाला गया, उन्होंने कहा कि भैया जो इनकी अभिमान एक मूवी थी जया बच्चन की 1973 की, कहा ये बहुत पहले की मूवी है और इसमें जो पोस्टर्स थे अगर वो कहीं दिखेंगे तो इसको नहीं बोला जाएगा कि भैया इससे इनके बिना इजाज़त क्यों हो रहा है, क्योंकि वो पास्ट की हाल है। यहाँ बात हो रही है प्रेजेंट में कुछ डायनामिक नई नई चीज़ों को ला करके अगर टैंपरिंग होती है उसके बारे में हाई कोर्ट ने ये चीज़ पर्टिकुलरली कही है। सिमिलर प्रोटेक्शन जो है इनकी फैमिली में ही मिल चुका है। अभी मैं बात करता हूँ ये पर्सनैलिटी राइट होते क्या है, पर्टिकुलरली लीगल राइट होते हैं जो इंसान के नेम को, इमेज को, वॉइस को, ये सब के सब क्या करते हैं, इन सब को सेफगार्ड करते हैं। किस चीज़ से सेफगार्ड करते हैं? जिससे
अनऑथराइज यूज ना हो सके। यहीं पे राइट टू प्राइवेसी वाला आता है, ये एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। डिजिटल इंपर्सोनेशन क्या होता है, यहाँ पे फेक और मिसलीडिंग डिजिटल कंटेंट बनता है जिससे किसी दूसरे पर्सन की आइडेंटिटी को इमिटेट किया जाता है। मतलब कोई दूसरा इंसान आपकी आइडेंटिटी को अपना समझ के मतलब ऐसे प्रेजेंट करेगा कि आप हो, लेकिन आप नहीं हो, कोई दूसरा इंसान होगा। डीप फेक क्या होता है, मतलब एआई जनरेटेड सिंथेटिक मीडिया कंटेंट होते हैं जो कि बहुत ही रियलिस्टिक लगते हैं बट होते नहीं है वो। जनरेटिव एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो नए कंटेंट बनाने की काबिलियत रखता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, विजुअल्स हो। ठीक है, कैसे, जो नए नए डेटा पैटर्न्स होता है उनको सीख करके। अब 21 क्वेश्चन देखिए, राइट टू प्राइवेसी ऑलरेडी मैं पढ़ा रखा है क्लास में भी, आपको अगर याद होगा मैंने क्लास में सारी की सारी चीज़ें आपको बताई हैं। यहाँ पर भी इस चीज़ के बारे में डिस्कशन क्या है, राइट टू प्राइवेसी 21 का आर्टिकल है। फिर आप देखिए एआई का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, आप एक बार पढ़ोगे, कह रहे हैं कैन इफेक्टिवली। तो जब भी कैन जैसा वर्ड दिखता है तो आप उसको अप्रॉक्सीमेटली देखा करो कि कुछ नहीं समझ में आया तो सारे में ले जाया करो। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कोई एक वर्ड्स आपको दिख रहा है एकदम नेगेटिव वाली चीज़। ठीक है, फिर देखो 2018 का राइट टू प्राइवेसी वाली चीज़ आ रही है यहाँ पे, कहाँ पे बात होती है आपको ऑलरेडी मैंने बताया, मतलब रिपीट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।